हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और ये टॉपिक बुक से नहीं है, ये टॉपिक है ग्रामर से। और जिस टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है एम्फैटिक सेंटेंस। दोस्तों, एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब होता है जोरदार कथन। और इसके बारे में और ये जो टॉपिक है ये वर्ग 9, वर्ग 10, 11 और 12 यानी 12 इन सभी के लिए, इन सभी क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को देखें और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी कमेंट का जवाब देता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन की तरफ और देखते हैं ग्रामर सेक्शन का ये टॉपिक एम्फैटिक सेंटेंस। तो हम आ गए अपने कॉपी पर और आज का जो टॉपिक है वो है ग्रामर से संबंधित। GRAMMAR ग्रामर, ठीक है। और ग्रामर में जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एम्फैटिक, EMPHATIC एम्फैटिक। अब ये एम्फैटिक का मतलब होता क्या है? तो एम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार। अगर जोरदार कथन कहा जाए, एम्फैटिक जोरदार कथन कहा जाए, यानी एम्फैटिक अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो जोरदार कथन कह सकते हैं हम इसे, जोरदार कथन। अर्थात किसी भी बात को जोर देकर कहा जाए। अब जोर देकर कैसे कहा जाएगा? तो एक नॉर्मल सेंटेंस में हम लोग बोलते हैं कि मैं विद्यालय जाता हूँ। ये रहा एक नॉर्मल सेंटेंस, ये रहा एक नॉर्मल। और जब बात की जाएगी एम्फैटिक का तो इसका हिंदी हो जाएगा मैं विद्यालय जाता ही तो हूँ। अर्थात यहाँ पर जाता ही ना हूँ, मतलब यहाँ पर ये जो शब्द है ही तो हूँ, यही क्या बता रहा है कि ये क्या है? एम्फैटिक है। या फिर इसको इसी तरीके से एक और लिख सकते हैं कि मैं विद्यालय जरूर जाता हूँ। या फिर एक और तरीके से मैं विद्यालय अवश्य जाता हूँ। मतलब ये हुआ कि हम एक नॉर्मल सेंटेंस को जोरदार कैसे बना सकते हैं? तो उनमें कुछ बातों को जोड़ करके, एक बात उसमें क्या ऐड करेंगे? ही। एक में उसमें ऐड कर सकते हैं ही तो हूँ, और दूसरा है जरूर शब्द को जोड़ करके, और तीसरा क्या है? अवश्य शब्द जोड़ करके। एक चीज़ और देखते हैं कि हम इसके अंत में क्या लगा है? ताहती है। क्या लगा है? ताहती है, यानी ये तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अगर हमें इसका एम्फैटिक बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे? किस किस चीज़ से एम्फैटिक बनाएंगे? तो हम बनाएंगे, हम इसी का नाम लिख देते हैं एक बार फिर से, EMPHATIC एम्फैटिक विथ डू या डज या डिड। हम इन तीन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, डू का या डज का, फिर या डिड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ और एक क्वेश्चन लेते हैं। और आपको सवाल में इस तरीके से पूछेगा, एक सवाल दे देगा एम्फैटिक, एक सवाल दे देगा नॉर्मल, और आपसे पूछेगा कि इसका एम्फैटिक बनाइए। तो पहले हम समझ लेंगे कि एम्फैटिक का मतलब हमने अभी भी बताया कि एम्फैटिक का मतलब क्या होता है? जोरदार करना, किसी भी शब्द पे जोर लगा करके बोलना। और जोर लगाने के लिए हमें किसकी मदद ज़रूरत पड़ेगी? डू या डज या डिड की मदद पड़ेगी। तो जैसा सेंटेंस रहेगा उसके अनुसार हम डू, डज या डिड का प्रयोग करेंगे। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई ईट मैंगो। आई ईट मैंगो, यहाँ एक सेंटेंस हुआ गया आपको। और अगर आपको इसका एम्फैटिक बनाना है तो एम्फैटिक बनाने के लिए इसका क्या करेंगे? तो हम ध्यान देंगे, जिस तरह से सेम यहाँ पर भी टेंस का ही रूल चलेगा। जिस तरह से टेंस के रूल में हम क्या देखते हैं कि जो डू डज होते हैं वो डू किसके किसके साथ लगते हैं? तो डू लगते हैं आई
वी, यू, दे, दिज, दोज तथा में प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ में, है नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो यहाँ पर और डज किसके साथ लगेगा, तो डज लगेगा जितने भी, डज किसके साथ लगेगा, तो डज लगेगा ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट और सिंगुलर सब्जेक्ट। तो चलिए हम आते हैं अपने जगह पे, फिर से एम्फैटिक बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आपको सवाल मिल जाए आई इट मैंगो, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, तो इसका नॉर्मल से एक सेंटेंस, इसको नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं, आई डू इट मैंगो। बहुत ही आसान तरीका से है। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका सवाल है, अगला क्वेश्चन है, ही राइट्स ए लेटर, और इसे कैसे बनाएंगे हम, ही डज राइट ए लेटर। अब हमने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखा, और यहाँ पर हमने ये देखा कि डू या डज लग जाने के बाद में, जैसे कि अगर नॉर्मली सेंटेंस में अगर हम डू डज का प्रयोग करते हैं, नॉर्मल सेंटेंस में, नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम डू डज का प्रयोग करते हैं, तो उस समय में हम उसका क्या रूल लिखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस में नॉट। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू डज के बाद उसमें हमें क्या लगाना होता है, नॉट को लगाना होता है, ये कंपलसरी होता है। लेकिन अगर हम इसे एम्फैटिक बनाएंगे तो डू डज लगाएंगे, यहाँ पर डू डज लगा है, लेकिन इसके बाद जो है निगेटिव का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अब ये कभी भी नहीं सोचना है कि यहाँ पर डू के बाद में तो निगेटिव लगा ही नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस ही गलत है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी क्या होगा, आई ईट मैंगो का हिंदी क्या होगा, मैं आम खाता हूँ। और इसका क्या हो जाएगा, आई डू इट मैंगो का क्या हो जाएगा, मैं आम खाता ही तो हूँ या जरूर खाता हूँ या अवश्य खाता हूँ। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, अवश्य खाता हूँ। तो ये रहा एम्फैटिक का। और एक और बात है यहाँ पर कि ही होता है, जैसे नॉर्मल सेंटेंस में, नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाते हैं, जैसे अगर आपके पास में ही हो जाएगा और यहाँ पर ही आ गया, नहीं ही सी इट नेम आ गया, नहीं सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो अगर यहाँ पर रीड है तो इसमें हम लोग एस या ई एस का प्रयोग करते हैं ताकि हम जो है ये वर्ब 5 को रूप में बनाने के लिए। तो ही रीड्स ए लेटर। और जब अगर आपको एम्फैटिक बनाना है तो एम्फैटिक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ही, और यहाँ पर हम लोग रीड तो लगाएंगे ही लगाएंगे, सॉरी ही, उसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, डज, ही डज रीड ए लेटर, ही डज रीड ए लेटर। तो हमने एक और चीज़ यहाँ पर क्या देखा, डज लगा तो डज के बाद ऑलवेज V1 का प्रयोग किया गया। ये जो V5 है, रीड्स जो होता है वो जनरली V5 होते हैं, वर्ब का 5वां रूप होता है, और जो रीड होता है वो वर्ब का कौन सा रूप हो जाएगा, पहला रूप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एम्फैटिक अगर बनाना हुआ तो एम्फैटिक बनाने के लिए हमें डू डज का प्रयोग करेंगे। और आगे की तरफ देखते हैं, अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अगला है, वी राइट ए लेटर, वी राइट ए लेटर। और जब अगर हमको इसका एम्फैटिक बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, वी डू राइट ए लेटर। ये बहुत ही आसान है, केवल डू डज का प्रयोग करिए और नन एम्फैटिक से एम्फैटिक बना लीजिए। तो ये रहा केवल और केवल किस चीज़ का, एम्फैटिक विथ डू डज का। अब बात कर लेते हैं आगे डिड के बारे में। तो हम डिड के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि एम्फैटिक विथ डिड क्या होता है। तो डिड को हम लोग सभी को पता है कि डिड जो होते हैं वो जनरली कब उपयोग किए, कब यूज किए जाते हैं, पास्ट का इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग किए जाते हैं। तो हमें जो ये नन एम्फैटिक, जो ये एम्फैटिक बनाना है वो पास्ट में अगर आपको सवाल दिया रहेगा तो उसके लिए डिड का प्रयोग करना है।
तो क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहेगा, ही रोट ए लेटर। आप सबको पता होना चाहिए कि वर्ब जो होते हैं, वर्ब के मेन वर्ब जो होते हैं, मेन वर्ब के टोटल 5 रूप होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब का 5, जिसमें से वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 ये तीनों वैरी करते रहते हैं, बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ब के अनुसार ये तीनों जो है चेंज होते रहते हैं। लेकिन वर्ब 4 में हमेशा वर्ब 1 के साथ जब ing को ऐड कर लेते हैं तो वर्ब 4 का निर्माण होता है, और जब वर्ब 1 में s या es को जोड़ देते हैं तो वर्ब 5 का निर्माण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि V4 यानी वर्ब का चौथा रूप और वर्ब का 5वां रूप ये कभी भी चेंज नहीं होता है, वर्ब 1 के साथ ही होता है, और एक में ing लगाना होता है और एक में s या es का प्रयोग करना होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमें डिड से बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि ये राइट का दूसरा रूप है, यानी रोट है, वर्ब दूसरा है, और इसलिए इसका हम लोग आंसर कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे ही, और यहाँ पर हमको किसका प्रयोग करना है, डिड का, तो हो जाएगा ही डिड। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझेंगे, राइट ए लेटर। जैसे ही हम यहाँ पर डिड लगाएंगे हमको यहाँ पर वर्ब 1 का ही प्रयोग करना है। अब यहाँ पर हमें वर्ब 2 का प्रयोग नहीं करना है। बहुत बच्चे ये क्या करेंगे कि डिड लगाने के बाद V2 का प्रयोग भी कर देंगे यहाँ पर, जो कि ये सरासर गलत है। हमें क्या करना पड़ेगा, डिड लगाने के बाद सीधे V1 का प्रयोग करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे तो बाकी की बातें भी क्लियर हो जाएगी। आई प्लेड ए गेम, आई प्लेड ए गेम है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि प्ले का ये क्या है, दूसरा रूप है, वर्ब का दूसरा रूप है। जिस तरह से वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 होता है, तो वर्ब का ये दूसरा रूप है प्लेड। तो हमें इसे कैसे बनाना है, हम इसे करेंगे आई, और प्लेड है ना, ईडी लगा है यानी वर्ब दूसरा है, तो हमें एम्फैटिक बनाने के लिए क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। तो आई डिड प्ले अ गेम, ये रहा एम्फैटिक सेंटेंस, ये रहा नॉन एम्फैटिक, ये रहा एम्फैटिक सेंटेंस। तो मुझे यकीन है कि मैंने अभी तक से जो भी बातें बताई आपको, ये बातें जो है आप समझ में आई होगी, ठीक है। तो हम इसका रूल है, अगला रूल देखेंगे, इसका सेकंड रूल भी देख लेते हैं। इसका सेकंड रूल है, इसका दूसरा रूल है कि अगर आपके सवाल में हैज़ हैव दिया हुआ होगा तब हम कैसे करेंगे। तो इसका हम लोग एक छोटा सा रूल लिख लेते हैं ताकि समझ में आए कि इसको कैसे बनाना है। तो रूल यह है कि यदि वाक्य में हैज या हैव या हैड का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ हो, मुख्य रूप से हुआ हो, तो एम्फैटिक बनाने के लिए, एम्फैटिक बनाने के लिए हैज या हैव के पहले डू या डज लगाते हैं, जबकि हैड के पहले डिड लगाते हैं। लेकिन नहीं, और हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। और हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। यानी अगर एम्फैटिक सेंटेंस बनाने से पहले, बनाने में अगर हैज या हैव का प्रयोग किया गया हो तो हैज या हैव, तो इसके लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो डू डज या डिड की ज़रूरत ही पड़ेगी। लेकिन वो हैज हैव और हैड के पहले ही लगाना है, और हमेशा उसके बाद हैड का ही प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे तो सारी बातें क्लियर में आ जाएगी। एग्जाम्पल ये है, आई हैव ए कार, और दूसरा है
ही हैज ए पेन। और एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आई हैड ए बुक। और आपके इस तरह से आपके सामने दिया रहे 3 क्वेश्चन, एक में हैज़ लगा है, एक में हैव लगा है और एक में हैड लगा है। तो मैंने बताया कि हैज़ हैव के पहले हमेशा डू या डज का प्रयोग करेंगे और हैड के पहले हमेशा डिड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसे बना देते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका आंसर कैसे करेंगे? आई, अब हैज है ना, तो हैज साथ तो डू या डज लगेगा, तो आई के साथ क्या लगता है? डू। आई डू। और हैव का हैव भी रहेगा, क्यों? क्योंकि रूल में तो यही है कि हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। आई डू हैव ए कार। नीचे वाले को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ही, और ही के साथ क्या लगता है? डू या डज, तो इसके तो डज लगेगा। ही डज हैव ए पेन। क्लियर है? और यहाँ पर भी इसको भी समझ लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई, अब यहाँ पे हैड लगा है ना, ये तो पास्ट पे चला गया, तो इसे क्या हो जाएगा? आई डिड हैव ए बुक। बहुत ही आसान था। अगर हमारे इम्फेटिक बनाना होगा हैज़ या हैव का, हैज़ हैव और हैड का, तो हमें क्या देखना होगा? हैज़ हैव के साथ में हमेशा डू का प्रयोग करेंगे, हैज़ हैव के साथ हमेशा डू या डज का प्रयोग करेंगे, और हैड रहेगा तो उसके साथ में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। लेकिन हर सबके अंत में हमें किसका प्रयोग करना होगा? हैव का प्रयोग करना होगा। इसे भूलना नहीं है, ठीक है? एक एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं इसको। अगर आपके सामने, चलिए एक एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, अगला रूल को देख लेते हैं। रूल नंबर थर्ड में क्या लिखा है कि यदि अगर हमें कोई सेंटेंस दिया हुआ होगा, और वो भी क्या है? यदि दिया गया वाक्य या सेंटेंस, ठीक है, इम्परेटिव में हो, IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस में हो तो इम्फेटिक बनाने के लिए उनके मुख्य वर्ब के पहले डू का प्रयोग करते हैं। केवल डू का प्रयोग करते हैं, याद रहे इस बात को, केवल डू का प्रयोग करते हैं, बस डू का प्रयोग करना है हमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, रूल भी है, ठीक है? इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इम्परेटिव होता क्या है। IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस होते किसको कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि आप जब भी इसके आगे अगर नारेशन पढ़िएगा, वॉइस पढ़िएगा, तो इन सभी में इम्परेटिव सेंटेंस का काम पड़ेगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब हर वो वाक्य जिसमें आज्ञा लिया जाए या आज्ञा दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, ठीक है, या ऑर्डर की बात की जाए, ठीक है, या फिर सलाह की बात की जाए, सजेशन दिया जाए, ठीक है, सुझाव दिया जाए, मतलब आदेश दिया जाए, मतलब हर वो सेंटेंस जिसमें आदेश दिया जाए, आज्ञा दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, सलाह किया जाए, ठीक है, ये सारे के सारे इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं और इम्फेटिक भी बनाते हैं हम अपना। जैसे गो देयर, एक नॉर्मल सा सेंटेंस हम लोग लेते हैं, गो देयर। इसका मतलब क्या होता है? वहाँ जाओ। तो वहाँ जाओ, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? इसको आदेश दिया जा रहा होगा। एक और एग्जाम्पल क्या है? और इसी शब्द को ऐसे लिखा जाए अगर, प्लीज गो देयर, कृपया वहाँ जाइए, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा होगा? रिक्वेस्ट किया जा रहा होगा, प्रार्थना किया जा रहा होगा। यहाँ पर हम लोग प्रार्थना भी लिख सकते हैं, ठीक है? प्रार्थना किया जा रहा है कि कृपया करके वहाँ पर चले जाइए, ठीक है? या अगर हम लोग कहते हैं और कोई अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं और आपको उसे चाय देना होता है, तो क्या बोलते हैं? प्लीज हैव ए कप ऑफ टी, कृपया करके एक कप चाय लीजिए,
ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये सारी जो बातें होती है ये इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर में ही आते हैं। और अगर हमें इनका इम्फैटिक बनाना होगा तब हम कैसे बनाएंगे, तो मैंने क्या लिखा है कि उनका जो मुख्य वर्ब होता है उनके पहले हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर जाना ही वर्ब है गो, और यहाँ पर भी गो है, और यहाँ पर क्या है प्लीज़ हैव ए कप ऑफ टी, यहाँ पर हैव ही जो है ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। बेशक वर्ब है, ठीक है, ये एक्जुलरी वर्ब के अंतर्गत में भी आ सकता है, हम इसे समझ सकते हैं, और ये मेन वर्ब के रूप में भी इसे समझ सकते हैं। जनरली हम इसे एक्जुलरी वर्ब के रूप में ही समझेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर गो देयर अगर लिखा हुआ है और अगर हमको इसका इम्फैटिक बनाना है तो हमें क्या जोड़ना है, डू जोड़ना है। तो अगर गो देयर लिखा हुआ है तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका इम्फैटिक क्या हो जाएगा, डू गो देयर, बस नॉर्मल सी बात है। और अगर इसकी बात करेंगे यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लीज गो देयर, तो वर्ब तो गो है, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, प्लीज का प्लीज ही लिखेंगे और गो से पहले क्या लगा देंगे, डू गो देयर, प्लीज डू गो देयर। और इसको अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे प्लीज डू और फिर क्या करेंगे, हैव ए कप ऑफ टी, प्लीज डू हैव ए कप ऑफ टी। ये बहुत ही आसान था, ठीक है। जब बात की जाएगी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा, गो देयर का मतलब क्या हो जाएगा, गो देयर का मतलब क्या होगा, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ अवश्य जाओ, ठीक है, वहाँ अवश्य जाओ या वहाँ जरूर जाओ, ठीक है। ये रहा इम्फैटिक बनाना, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्लीज़ हैव ए कप ऑफ टी, कृपया एक कप चाय लीजिए, और प्लीज़ डू लग गया तो क्या हो जाएगा, कृपया एक कप चाय अवश्य लीजिए। ये था हमारा अगला रूल, ठीक है। और एक रूल और है, एक रूल और है, और ये रूल आपको जो है इतना ही में क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर और भी बनाना है तो आप एक और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। पहले एक और देख लीजिए, जैसे अगर आपको कोई सवाल में बोला जाए कम इन, ठीक है, कोई अगर टीचर है अगर बोलता है कम इन, ठीक है, कोई लड़का पूछता है कि मे आई कम इन सर, तो टीचर क्या बोलते हैं, ओके कम इन। तो इस तरह से जो ये कम इन जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो आपको अगर इसका इम्फैटिक बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, कम इन है तो इसे कैसे बनाओगे, डू कम इन, बस नॉर्मल सी बात है, डू कम इन। तो ये था आपका इम्फैटिक के टोटल 3 रूल। हम लोगों ने तीनों रूल को पढ़ लिया। पहला रूल में हमें सिर्फ नॉर्मल सा डू डज लगाना है। दूसरा अगर हैज़ हैव रहेगा तो डू या डज लगा करके हैज़ हैव लगाना है और हैव लगाना है। और तीसरा क्या है, ऑर्डर, अगर ऑर्डर या रिक्वेस्ट अगर सलाह दिया जाए तो इसके लिए हमें क्या करना है, शुरुआत में ही डू का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से यह आपका इम्फैटिक खत्म हो जाता है। और जो ये अगला रूल जो मैंने बोला कि अगला रूल है, तो ये अगला जो रूल है, ये रूल ठीक ऑपोजिट वाला रूल है कि नॉन इम्फैटिक से आपके सामने जो है इम्फैटिक दिया हुआ रहेगा और इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक बनाना है, तो ये कोई रूल को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल है, मतलब इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। नीचे वाला अगर इस तरह का आपको सवाल दिया जाए कि डू कम इन, अगर इस तरह का सवाल दिया जाए कि डू कम इन, तो इसका कहा जाए कि नॉन इम्फैटिक बनाइए। तो नॉन इम्फैटिक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कम इन कर सकते हैं। देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि जैसे कि ओपन योर माउथ, सॉरी, अगर आपको सवाल दिया जाए इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक करना, तो सवाल दिया रहेगा डू ओपन योर माउथ, मतलब है अपना मुंह अवश्य खोलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मत हो जाएगा डू डज लगाया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल भी नहीं है। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर अगर इसे हम सहायक क्रिया समझेंगे तो इसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीधे क्या आ गया, वर्ब आ गया। तो डू ओपन योर माउथ, तो इसको अगर हम लोगों को नॉन इम्फैटिक, ये तो इम्फैटिक में दिया हुआ है ना, अब हमको नॉन इम्फैटिक अगर बनाना होगा तो नॉर्मल सी बात है, हम यहाँ से डू को हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ओपन योर माउथ।
तो ये रहा आपका सवाल, ये रहा आज का टॉपिक जिसका नाम था एम्फैटिक। ठीक है, इसका नाम था आज एम्फैटिक सेंटेंस यानी जोरदार कथन। और जोरदार कथन मुझे आशा है कि मेरा बताया हुआ आपको समझ में आया है। अगर आपको मेरा बताया हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी समस्या होगा तो आप मुझसे मेल भी कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, मेरे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, आज के लिए टॉपिक को बंद करते हैं, मिलते हैं अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।